हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव एंड टेस्ट एंड क्यूजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। उसके साथ ही आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा। इस प्लेटफॉर्म से आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ऑप्शनल में मानव विज्ञान की क्लासेस जो है हिंदी माध्यम में ले रहा हूँ। मेरा जो कोड है वो है UGM10। इसके साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। यूपीएससी में लिखिए देखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा सिविल सर्विसेज जीएस के लिए दो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। एक कोर्स है प्लस कोर्सेज, दूसरा इकोनॉमिक कोर्स है। और जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लस कोर्सेज जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। और सबका जो फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, मेरा कोड UGM10 के साथ इसको सब्सक्राइब करते हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का फायदा मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है ऑप्शन सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वैकल्पिक विषय लेकर तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे मानव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एडमिशन लेते हैं UGM10 के माध्यम से कोड के साथ, तो आपको जो है वह 10% का फायदा मिलता है। और ऑप्शनल कोर्सेज भी जो हैं 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं अनअकैडमी द्वारा कुछ रिसेंटली कुछ स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसी प्रकार 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो है बाइलिंगुअल क्लासेस चलाए जा रहे हैं। और इन क्लासेस को ज्वाइन कर आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट जीएस बैचेस जो है वह बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चलाए जा रहे हैं। अब आप अपनी तैयारियों को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़कर और उनके साथ तैयारी कर। और इस कोर्सेज में जो है कुछ अभी ऑफर्स जो हैं दिए जा रहे हैं। उन ऑफर तो देखिए आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस प्लस और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए। और इसी प्रकार यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस आइकॉनिक कोर्सेज और ऑप्शनल के लिए जो है बहुत सारे जो ऑफर चलाए जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इन ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी तैयारियों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। ठीक है, यहाँ पर आप मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो 10% का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। क्लियर चीज है ये स्टूडेंट्स। आज जो पिछली कक्षाओं में हमने एमसीक्यू और के संदर्भ में और वहाँ पे हम एडवोकेट जनरल एमसीक्यू देखे हम, आप उसके बाद हमने भाग 5 को देखा। अब अ, इस क्लास में हम संविधान के भाग 6 को प्रारंभ करते हैं। और संविधान के भाग 6 से आप समझ ही रहे हैं कि ये पूरा स्टेट से रिलेटेड है ये। और आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक भारत के संविधान जो है में भाग 6 जो है आर्टिकल 1 से 152 से लेकर 237 तक इसका प्रावधान किया गया है। और इसको जो अलग अलग चैप्टरों में बांटकर देखा गया है। ठीक है, तो राज्य में भी हम जानते हैं कि राज्य में भी क्या है, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। इसी संदर्भ में जैसे हमने भाग 5 को पढ़ा था, ठीक उसी संदर्भ में हम क्या देखते हैं, भाग 6 को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। जिससे आपके प्रीलिम्स से आपके किसी भी स्टेट्स का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं या मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल बनेंगे। आप ध्यान से भारत का संविधान पढ़ते रहिए। अपना भारत के संविधान आप पढ़ते हैं तो सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप अगर समझ जाते हैं चीज़ों को, तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट, आजकल संविधान से ऊपर क्वेश्चन जो है ना किसी भी स्टेट्स में थोड़ा ट्विस्टेड आते हैं और एक दूसरे से कोरिलेट करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अगर आपका सभी पहलू अगर तैयार हैं तो आप उसमें बहुत अच्छा से कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझिए। और एक बार अगर चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस को जो मांग है उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं राज्य में उसी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे जैसे हमने केंद्र का पढ़ा था संविधान भाग 5 का। वहां भी हमने बांटा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर भी उन चीजों को बांट कर देखते हैं। तो हम बात करते हैं कार्यपालिका की, जो अनुच्छेद 153 से लेकर
167 तक आता है। तो कार्यपालिका में क्या क्या होते हैं देखिएगा। कार्यपालिका जो है, राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद आता है, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर बना होता है। क्लियर चीज है ये। तो इसको हम कार्यपालिका के अंतर्गत लेते हैं, जो आपके मतलब संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक डाला गया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो पक्ष होता है, राज्य का विधानमंडल होता है, जिसको हम विधायिका कहते हैं। ठीक है। तो स्टेट के संदर्भ में ये आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक इसको स्थान दिया गया है। इसमें क्या क्या आते हैं देखिएगा। विधानसभा आता है, विधान परिषदें आती हैं। तो वह राज्य जहाँ पर विधान परिषदें हैं उस संदर्भ में हम देखेंगे। क्लियर चीज है ये। और क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, राज्यपाल की शक्तियां भी हैं। और चूंकि यह कानून बनाने से रिलेटेड है, तो मतलब राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213, ये राज्य का विधानमंडल कंप्लीट होता है, विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बना होता है। ठीक है। जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद नहीं है, वहाँ विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। क्लियर चीजें ही। हम जब पढ़ेंगे तो चीजों को और स्पष्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है हुआ है राज्य की न्यायपालिका। तो राज्य की न्यायपालिका के संदर्भ में हम अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक है। और राज्य की न्यायपालिका के संदर्भ में पहला जो चैप्टर होगा हमारा होगा हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। और तीसरा जो दूसरा पार्ट होता है इसी का, वो होता है अधीनस्थ न्यायालय, जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक होता है। क्लियर चीजें। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं राज्य की कार्यपालिका से इसको। ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका जो है, आपको पहले बताया किससे मिलकर बना होता है। गवर्नर और मंत्रिपरिषद मतलब स्टेट कैबिनेट, और किससे मिलकर बना होता है, और सीएम। ये महत्वपूर्ण कड़ी है क्या, किसका, कार्यपालिका का। ठीक है। ठीक है। तो तो प्रत्येक राज्य में क्या होता है, राज्यपाल का पद का सृजन किया गया है। ठीक है। तो राज्यपाल का जो पद है उसे रिलेटेड देखेंगे। आर्टिकल जो है 153 से है यहाँ। तो यहाँ जो है राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। और आर्टिकल 153, 154, 155, 156, 57, 58, 59, 61 सब किससे हैं, राज्यपाल से रिलेटेड हैं। तो राज्यपाल का जो पद है कहाँ से लिया गया है, वह राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से लिया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था का या संघीय शासन व्यवस्था का यह क्या है, एक महत्वपूर्ण लक्षण है। संघीय शासन व्यवस्था का क्या है, यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्लियर चीजें। तो राज्य का जो हम बोलते हैं, राज्य का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राज्य का जो संघीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, वह किससे किससे मिलकर बना होता है। तो राज्य का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो किससे मिलकर बना होता है, गवर्नर प्लस राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद, ठीक है, से मिलकर बना होता है। तो जिन राज्यों में मान लीजिए विधान परिषद नहीं है, वहां यह किससे मिलकर बना होगा, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, वहां किससे मिलकर बना होगा, वह यह तीनों से मिलकर बना होगा। गवर्नर भी होंगे, विधानसभा भी होगा, और क्या होगा, विधान परिषद भी होंगे। क्लियर चीज है ये। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। तो राज्य का जो विधानमंडल है या राज्य का जो संसदीय शासन व्यवस्था है, वह किन चीजों से मिलकर बनता है, उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद सभी आएंगे इसमें। क्लियर चीज है ये। तो विधान परिषद जो है केवल हमारे यहाँ कुछ राज्यों में है। कौन से राज्यों में है देख लीजिएगा। जैसे आप लोग सब मालूम ही होगा, यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है। ये चीजें कहाँ कहाँ है, यूपी है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, यूपी है, तेलंगाना, और कहाँ आएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इन राज्यों में क्या है, यहाँ पर क्या है, विधान परिषदें हैं। क्लियर चीज है ये। तो विधान परिषद वाले चैप्टर में हम इसको एक बार और देखेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो हम राज्यपाल से संबंधित जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके हम सारे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है। तो राज्यपाल को हमने देखा, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो स्टूडेंट्स कनाडा से लिया गया है। और ये जो है संसदीय शासन व्यवस्था का क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है होता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा होता है राज्यपाल की नियुक्ति जो है, किस कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा करता है।
राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है? यह कैबिनेट के सलाह पर करता है। कौन सा कैबिनेट? मतलब हम केंद्रीय कैबिनेट की बात करते हैं, संघीय कैबिनेट की बात करते हैं। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल वैसे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, फिर भी इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक का हो सकता है। क्लियर चीज है, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा गया है संविधान में कि यह राष्ट्रपति के क्या करता है? यह प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के यह प्रसाद पर्यंत जो है पद को धारण किए रहता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। और कौन कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसकी क्या योग्यता होना चाहिए? तो कौन व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता है, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप लोग देखिए इसको। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह किसी भी राज्य का गवर्नर बना सकता है, जिसके नाम की सिफारिश जो है कैबिनेट ने किया है। वैसे देखा जाए तो राज्यपाल पद के लिए कोई विशिष्ट योग्यता की जरूरत नहीं होती, केवल 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और भारत का नागरिक हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? भारत का मतलब किसी भी राज्य का क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है गवर्नर बना सकता है। लेकिन इसके नाम का सुझाव कौन दिया हो? क्योंकि गवर्नर को बनाया जाने वाला जो काम है वह राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? कैबिनेट की सलाह पर। कैबिनेट की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह पर जो है राज्यों में क्या करता है? गवर्नर को नियुक्त करता है। ठीक है। अभी वर्तमान में जो है गवर्नर का जो वेतन है वह क्या है? 3,50,000 रुपये है। क्लियर चीज है ये। और इसका वेतन जो है वो कहाँ जाएगा? वह राज्य की संचित निधि से जाता है। कहाँ से जाता है? वह राज्य की संचित निधि से जाते हैं। क्लियर चीजें। राज्यपाल को नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन जिस राज्य का वह राज्यपाल नियुक्त होता है, उस राज्य का जो हाई कोर्ट का जो मुख्य जज है, वो उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। पद तो जो राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य जज जो है वह, मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या दिलाता है? वो शपथ दिलाता है। क्लियर चीजें। और राज्यपाल अपने पद से हट सकता है। राज्य कैसे हट सकता है? उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, या राष्ट्रपति कभी भी उसको पद से हटा सकता है, या वो अपना त्याग पत्र किसको दे देगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। किसे हो सकता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर क्या हो कर सकता है? वह अपने पद से हट सकता है। क्लियर है। राज्यपाल क्या है? राज्यपाल जो है राज्य का क्या है? यह संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्लियर चीज है ये क्या है? यह राज्य प्रशासन का क्या है? यह राज्य प्रशासन का यह संवैधानिक प्रमुख है और कार्यपालिका प्रमुख है। राज्यपाल क्या है? ये याद रखिएगा। जैसे आपने राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ा था, सेम वैसे ही जो चीजें हैं यहाँ पर राज्यपाल के संदर्भ में है। तो राज्यपाल क्या है? यह राज्य का क्या है? यह संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका प्रमुख है, और केंद्र सरकार के यह प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, बार बार बता रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वैसे इसका पद तो मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए होता है, टेन्योर इसका। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण किए रहता है। क्लियर है। योग्यता के लिए कोई विशेष योग्यता ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकता है। क्लियर चीज है ये। इसको शपथ कौन दिलाता है? जिस राज्य का वह हाई गवर्नर है, उस राज्य का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, वह जो है इसको क्या करते हैं? अपने पद अपने उसकी शपथ दिलाते हैं। क्लियर चीज है ये। तो राज्यपाल की शक्तियां क्या है? इस संदर्भ में देखते हैं राज्यपाल की शक्तियों को हम वैसे ही बांटते हैं। कार्यपालिका शक्तियां देख रहे हैं राज्यपाल की। तो कार्यपालिका शक्तियां में क्या होता है? पहले तो नियुक्ति संबंधी अधिकार होता है, और दूसरा क्या होता है कि राज्य के समस्त कार्य क्या होते हैं? राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्य के समस्त कार्य जो है किसके नाम से किया जाता है? राज्य के जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। मतलब राज्य का क्या है? यह एग्जीक्यूटिव हेड है। क्या है यह? राज्य का यह कार्यकारी प्रमुख है, एग्जीक्यूटिव हेड है यह राज्य का। क्लियर है चीजें। कार्यकारी प्रमुख है, इसलिए राज्य का समस्त जो शासकीय कार्य है वो किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। क्लियर है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार में क्या करते हैं? राज्य के संदर्भ में जितने भी आयोग हैं, कमीशन है, सब सबकी नियुक्ति और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर चीज है ये।
इसके अलावा कौन-कौन चीज़ों की नियुक्ति करता है लिखिएगा, देखिएगा। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मतलब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल राज्य प्रशासन के अंतर्गत अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा वह राज्य के जितने भी राज्य शासन के पदाधिकारी हैं तो और कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं राज्य सरकार के, उन सभी को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। कि जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त और की नियुक्ति, राज्य महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, ठीक है, राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति, सभी मंडलों और बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। यह राज्य के मतलब यह हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको क्या करता है? यह शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक है। वो राज्य के सभी कार्य जो है किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है। राज्य स्तर पर क्या करता है? पुरस्कारों को और उपाधियों को क्या करता है? वितरण करने का काम करता है। ठीक है। ये राज्यपाल के क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या है यह? राज्यपाल के एग्जीक्यूटिव पावर है। क्लियर चीज है ये। क्या करता है? राज्यपाल का एग्जीक्यूटिव पार्ट का राज्य या राज्य का क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। राज्य के सभी कार्य किसके नाम से किए जा रहे हैं? राज्यपाल के नाम से किए जा रहे हैं। नियुक्ति समय अधिकार में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और राज्य शासन के अंतर्गत जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है राज्य सरकार के अंदर और बोर्ड है उनके सबको सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, जिसमें लोक सेवा आयोग है, महिला आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, राज्य गृह निर्माण मंडल है। ऐसे बहुत सारे आयोग राज्य स्तर पर भी होते हैं। ठीक है। राज्य और हाई कोर्ट के जजों को क्या करता है? यह शपथ दिलाता है। ठीक है। और क्या करता है? राज्य स्तर पर उपाधियों और पुरस्कारों का क्या कर रहा है? यह वितरण कर रहा है। और राज्य के अंतर्गत जितने भी यूनिवर्सिटी होती है उसका क्या होता है? यह चांसलर होता है। स्टेट लेवल पर जितनी भी यूनिवर्सिटी है राज्य स्तरीय, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आता ना, राज्य के अंतर राज्य शासन द्वारा संचालित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका क्या होता है? वह कुलाधिपति होता है। क्लियर चीज है ये। विधायी शक्तियों में देखिएगा क्या है यह। विधायी शक्तियों में देखिएगा, राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य क्लियर है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या जो है 90 है विधानसभा में। और अगर मान लीजिए कोई एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति है और इसका प्रतिनिधित्व जो है 90 में नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकता है? वह एक व्यक्ति को क्या कर सकता है? आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? विधानसभा में क्या कर सकता है? नामांकित कर सकता है। क्लियर चीज है ये। नामांकित तो कितना हो जाएगा? 90+1 हो जाएगा ऐसे। क्लियर चीज है ये। ठीक है। अगर एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तब इस संदर्भ में कर सकता है। उसके अलावा और क्या काम कर सकता है? कि अगर जिस राज्य की विधान परिषदें हैं वहाँ क्या करता है? 1/6 सदस्यों को क्या करता है? वह मनोनीत कर सकता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारिता के क्षेत्र में है, तो ऐसे 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कहाँ पे? जिन राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, वहां के लिए यह बात की गई है। ठीक है। और क्या इसकी विधायी शक्तियां हैं बताइएगा। देखिएगा, प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात क्या करता है? विधानसभा की बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, एड्रेस करता है। क्लियर चीजें। और क्या होता है? यहाँ भी लिखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, प्रोटेम स्पीकर को क्या करता है? यह नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर को भी नियुक्त करने का अधिकार किसको है? प्रोटेम स्पीकर मतलब प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को क्या करता है? स्थायी जो अध्यक्ष होते हैं उनको वह नियुक्त करने का। इसके अलावा इसके क्या इसके अलावा जो है इसकी शक्तियां आर्टिकल 200 और 201 के संदर्भ में वह जस्ट लाइक इसको क्या करता है? यह सब वीटो पावर के रूप में यूज करता है। लेकिन इसका वीटो पावर जो है वह राष्ट्रपति से होकर गुजरता है। मतलब किसी भी विधेयक को राज्य स्तरीय पे जितने जितने जो कोई भी विधेयक है जो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा पारित कर दिया गया है और गवर्नर के साइन से ही क्या बनते हैं? वो कानून बनते हैं। बट गवर्नर को यह अधिकार आर्टिकल 200 और 201 के संदर्भ में यह दिया गया है, तो किसी भी विधेयक को यह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है। तो अगर राज्यपाल को लगता है इस विषय पर इसको कानून नहीं बनने देना है, तो उस पर राष्ट्रपति की परामर्श के लिए क्या कर सकता है? उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ऐसा करके क्या करता है? वो अपने वीटो पावर का यूज करता है। क्लियर चीज है ये। तो आर्टिकल 200 और 201 के संदर्भ में ही इसको आप देखेंगे। क्लियर चीज है ये। और क्या करता है यह?
और विधानसभा का क्या कर सकता है, प्रथम बैठक बुलाने का अधिकार है। राज्य के संदर्भ में क्या है, और क्लियर चीज है ये विधायी शक्तियां हैं। फिर हम न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं, तो न्यायिक शक्तियों में क्या होगा देखिएगा, ये देखिए विधायी शक्तियों में और भी चीजें हैं इसके अंतर्गत। कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता, जब तक राज्यपाल राज्य स्तर पर कोई भी बिल विधानसभा से पारित होने के बाद जब तक राज्यपाल का सिग्नेचर ना हो जाए, तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। क्लियर है। और विधायी शक्तियों में एक और शक्ति है जिसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस पावर। राज्यपाल का क्या है, वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213। ठीक है। तो राज्यपाल का क्या है, विधायी शक्तियों में है। एक और शक्ति है, वो विधायी शक्ति क्या है, उनका आर्टिकल 213। तो विधायी शक्तियों में एक और आता है, विधायी शक्ति आता है, इसको देखिएगा, आर्टिकल 213। ये क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये। क्लियर चीजें। मतलब क्या हो सकता है देखिएगा, जब राज्य का सभा सत्र में नहीं होता या विधानमंडल सत्र में नहीं होता और राज्य के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्य सूची के किसी विषय पर क्या कर सकता है, राज्यपाल जो है अध्यादेश लाकर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर चीजें। और उस कानून की जब तक विधान उस कानून की वैलिडिटी कब है, जब तक विधानसभा का गठन नहीं हो जाता। ठीक, जब विधानसभा का गठन हो जाता है और 6 सप्ताह के बाद अगर इसको विधानसभा पारित कर देती है तो हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। अगर पारित नहीं करती है तो वो क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। मतलब कुछ ऊपर नहीं करता है तो क्या होगा, 6 सप्ताह के बाद वह स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर चीजें। ये विधायी शक्तियां हैं, ऑर्डिनेंस पावर होता है, राज्यपाल यूज कर सकता है। क्लियर चीजें ये। ठीक है। अब न्यायिक शक्तियां देखिएगा, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के परामर्श पर। क्लियर चीज है ये। अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर करता है। ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या दिलाता है, यह शपथ दिलाता है। ठीक है। क्षमा दान की शक्ति है, राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर सजाए व्यक्ति को वो क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड अगर किसी को दिया गया है तो सजा करने का अधिकार जो है राज्यपाल को नहीं है। ठीक है। राज्यपाल क्या कर सकता है, अगर राज्य की न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है, उसके सजा को कम कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है। ठीक है। और उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है। लेकिन वही अगर किसी को मृत्यु दंड मिल गया है तो उसको क्या कर सकता है, वह के अधिकार क्षेत्र से वह बाहर हो जाता है। ठीक है। सैन्य न्यायालय द्वारा अपराध सजा दिए गए, जो सैन्य न्यायालयों के द्वारा अपने अधिकारियों को या कर्मचारियों को जो सजा दी जाती है, उसके संदर्भ में भी इसका कोई अधिकार नहीं है। क्लियर है। केवल राज्य की न्यायपालिका के संदर्भ में इसका अधिकार है कि राज्य की न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए सजा दिया हुआ है, तो सजा की क्या कर सकता है, वह प्रकृति को चेंज कर सकता है। क्लियर है। लेकिन अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो मृत्यु दंड अगर मिला है तो वो क्षमा करने का अधिकार जो है इसके सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। राज्यपाल की कोई भी कूटनीति की शक्तियां नहीं होती, क्योंकि विदेशी मामले किसके होते हैं, वह जो है केंद्र सरकार के मामले होते हैं। ठीक है। तीसरा जो वित्तीय शक्तियां हैं, तो वित्तीय शक्तियां क्या होता है, कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। कोई भी धन विधेयक जो है वह, या वित्त विधेयक, वह राज्यपाल की परमिशन से ही कहाँ होता है, सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और वित्तीय शक्ति क्या है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य प्रशासन राज्यपाल के निर्देशानुसार ही संचालित होते हैं। क्लियर चीज है ये। आपातकाल के दौरान क्या है, आपातकाल लगाने की शक्ति तो राज्यपाल को नहीं है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श से क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति जो है, आर्ट- राज्यपाल के परामर्श से राज्यपाल उसको अगर सजेशन देता है, तो राज्यपाल उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेजता है कि राज्य का शासन जो है संवैधानिक तरीकों से नहीं चलाया जा रहा है। तो उस संदर्भ में क्या कर सकते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट की सलाह पर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है वह उस राज्य में क्या कर सकता है, आर्टिकल 356 का उपयोग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। और राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा हो जाती है, तो राज्य का वास्तविक जो प्रमुख कौन हो जाता है, वह राज्यपाल हो जाता है। राज्य शासन का वास्तविक प्रमुख कौन हो जाता है, वह राज्यपाल हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर ही कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस संदर्भ में इसकी शक्तियों को हम आपातकाल के संदर्भ में देखते हैं, आर्टिकल 356 के संदर्भ में देखते हैं। क्लियर चीज है ये। आर्टिकल 356 के संदर्भ में इसकी आपातकालीन शक्तियां होती हैं।
ठीक है, स्वविवेकिक शक्तियों में देखते हैं तो किसी भी विधायक को अगर कानून नहीं बनने देना है तो उसको आर्टिकल 200 के तहत क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। या राज्यपाल की क्या है, स्वविवेकिक शक्ति। राज्यपाल की क्या है, स्वविवेकिक शक्तियां होंगी। राज्यपाल की क्या होंगी, यह स्वविवेकिक शक्तियां होंगी, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देता है, ठीक है। विधानसभा में अगर बहुमत न होने की स्थिति में क्या कर सकता है, वो किसी मतलब जो भी बहुमत का अगर आश्वासन देता है तो उसको क्या कर सकता है, वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या कर सकता है, निमंत्रण करता है। अगर विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है तो अपनी विवेकिक शक्ति का प्रयोग कर किसी भी को भी क्या कर सकता है, जो उसको बहुमत का आंकड़ा पूरा करने का आश्वासन देता है, उसको मुख्यमंत्री मतलब अपनी सरकार बनाने के लिए क्या कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है, ठीक है। यह चीज है। दूसरा, राज्य के विधानसभा में अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या कर सकता है, वह विधानसभा को भंग करते, लेकिन विधानसभा को भंग करने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, कैबिनेट के सलाह पर ही करता है, कैबिनेट के सलाह पर ही करता है ये, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। तो राज्य में बहुमत प्राप्त सरकार न होने पर क्या कर सकता है, यह विधानसभा को क्या कर सकता है, यह भंग कर सकता है। तो ये इसकी क्या हो गई, स्वविवेकिक शक्तियां हो गई। तो स्वविवेकिक शक्तियों में क्या देखा ना, आर्टिकल 200 के संदर्भ में देखा, पहले भी हम इसकी चर्चा किए हैं, ठीक है। दूसरी बात है, राष्ट्रपति शासन को जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देता है अपनी विवेकी शक्तियों के आधार पर देता है, ठीक है। विधानसभा में अगर किसी स्पष्ट पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो वह क्या कर सकता है, जो व्यक्ति जो है या जो दल जो है वो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने का आश्वासन देता है तो उसे मुख्यमंत्री या सरकार बनाने के लिए क्या कर सकता है, वो आमंत्रित कर सकता है, क्लियर है। और राज्य में अगर बहुमत प्राप्त सरकार ना हो तो इस स्थिति में क्या कर सकता है, वह उस विधानसभा को भंग कर सकता है, क्लियर चीजें। राज्यपालों को कुछ विशेष भी अधिकार प्राप्त है, ये आर्टिकल 371 के तहत। ये आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है 371, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल के संदर्भ में। 371 में ही नागालैंड के राज्यपाल के संदर्भ में, मणिपुर हिल एरिया के संदर्भ में, सिक्किम के राज्यपाल को सामाजिक आर्थिक विकास में और पहाड़ी क्षेत्रों के संदर्भ में राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां देखिएगा। राज्यपाल क्या कर सकता है, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, समाधान दे सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। क्या अगर राज्य की आर्टिकल 161 में देखिएगा, राज्यपाल की क्षमा शक्ति केवल अगर उस राज्य की न्यायपालिका द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है, कैसे आजीवन कारावास दिया गया है, उम्र कैद बोलते हैं, या कैद की सजा दी गई है, या उसकी प्रकृति कठोर है, क्या कर सकता है वह, उम्र कैद को सजा को कम कर सकता है। किसी को अगर 10 साल की सजा हो तो 8 साल कर सकता है, ठीक है। क्षमा सजा को न्यून कर सकता है, उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड के संदर्भ में इसको कोई भी अधिकार नहीं है, क्लियर चीजें ये, ठीक है। और अनुच्छेद 200 के संदर्भ में आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो क्या कर सकता है, राज्य की मंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है, अगर राज्यपाल को लगता है इस पर कानून बनाना, मतलब कानून नहीं बनाया जा सकता या ये कानून नहीं बनने देना चाहता है, तो उस विधेयक को क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति के सलाह के लिए, राष्ट्रपति के परामर्श के लिए क्या कर सकता है, वह राष्ट्र को आरक्षित कर सकता है आर्टिकल 200 के संदर्भ में। अब क्लियर चीज है ये, ठीक। आर्टिकल 356 के संदर्भ में आपने देख लिया है, राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल को मंत्रिमंडल सलाह और सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब राज्यपाल को लगता है कि राज्य का शासन जो है संवैधानिक तरीकों से नहीं चलाया जा रहा है तो इसकी रिपोर्ट तैयार कर कर किसको देगा, वह राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति जो है केंद्रीय कैबिनेट से सलाह लेकर क्या कर सकता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। लेकिन ये राज्यपाल जो है अगर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश जो है करता है, राष्ट्रपति से कर रहा है, तो उसके लिए राज्य का कैबिनेट से उसको सलाह लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो इसकी स्वविवेकिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, क्लियर चीजें हैं। तो आपने राज्यपाल के संदर्भ में आपने वो सारी पॉइंट्स देखा, तो क्या क्या पॉइंट्स देखा है, देख लीजिए एक बार और। राज्यपाल देखा, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। दूसरा देखना है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता करता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। फिर चीजें, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे सकता है। तो शपथ कौन दिलाता है,
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्तियाँ, राज्य के सभी कार्य जो है किसके नाम से किए जा रहे हैं? राज्यपाल के नाम से किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी बहुत सारे अधिकार हैं जिनको हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। विधायी शक्तियों में क्या है? एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करता है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्लियर चीजें। आर्टिकल मतलब आर्टिकल 200 201 के संदर्भ में, ठीक है। न्यायिक शक्तियां देख सकते हैं, क्षमादान का अधिकार है, आर्टिकल 161 में आपने पढ़ा है, ठीक है। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में क्लियर चीजें। ये आपातकालीन शक्तियां जो आर्टिकल 356 मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है अगर सब अगर वह शासन जो है संवैधानिक तरीके से नहीं चलाया जा पा रहा है। क्लियर चीजें। विशेष शक्तियां आर्टिकल 371 के संदर्भ में अलग अलग राज्यों के संदर्भ में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं इसको, ठीक है। इस संदर्भ में देखा आपने। क्लियर है चीजें। तो अब देखते हैं दूसरा, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री के संदर्भ में देखते हैं राज्य के शासन का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो राज्य और उसकी कार्यों की सहायता देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री देख रहे हैं, कैबिनेट देख रहे हैं। क्लियर चीज है ये। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मतलब मुख्यमंत्री के राज्यपाल के कार्यों को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। बहुमत दल के नेता को क्या करता है? राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक, लेकिन का अधिकतम क्या कार्यकाल होगा इसका? 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष होता है, ठीक है। इसकी योग्यता, ऐसा कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई खास योग्यता नहीं है, उसको विधानसभा की योग्यता, यानी विधानसभा की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो है क्या बन सकता है? जो विधानसभा का सदस्य है, या जिन राज्यों में विधान परिषद है उसका अगर सदस्य है, तो कोई व्यक्ति जो क्या है वह मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर मुख्यमंत्री बनते समय वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो 6 महीने के भीतर उसको राज्य के अंदर या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का भी एक का सदस्य होना आवश्यक है। अगर जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद नहीं है, वहाँ विधानसभा का सदस्य होना आवश्यकता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है, तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी एक का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। इसको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का, जिस राज्य का मुख्यमंत्री होगा उस राज्य का राज्यपाल जो इसको आता है, ठीक है। वेतन और भत्ते जो है एक विधायक के रूप में इसको दिए जाते हैं। इसका इसका कार्य क्या है? राज्य का, ये राज्य में जनता का नेता होता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये मंत्रिमंडल का क्या हो रहा है? यह अध्यक्ष होता है। ये मंत्रिमंडल का क्या हो रहा है? अध्यक्ष हो रहा है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ये मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्रियों के नहीं सौंपा गया है, वो मुख्यमंत्री का अधीन होते हैं। क्लियर चीज है ये, ठीक। ये अंतर्राज्यीय परिषद और राज्य विकास परिषद का क्या होता है? सदस्य होता है। क्लियर चीजें। तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन हो रहा है? मुख्यमंत्री। और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। सीएम की क्या होती है? नियुक्ति की होती है। ये क्वेश्चंस आए हैं, किसी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन में आया है कि प्रधानमंत्री या सीएम की समझ, सीएम क्या, प्रधानमंत्री या सीएम क्या नियुक्त होता है, चयनित होता है, इलेक्टेड होता है, या नॉमिनेटेड होता है? तो सीएम हमेशा क्या होता है? उसकी नियुक्ति, सीएम जो है एक विधायक के रूप में होता है, और उसको सीएम के रूप में नियुक्ति कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। क्लियर है। अब देखिएगा, राज्य का जो कैबिनेट है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? उस राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। इसको देख लीजिएगा। आपको याद हो रहा होगा, जैसे हमने इस भाग 5 पढ़ा था, सेम वैसी चीजें यहाँ पे आ रही, ये चीजें ये, ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा, राज्य में मंत्रिमंडल का या आकार जो है मुख्यमंत्री सहित जो है 15% से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2013 के द्वारा ये प्रावधान बनाया है कि किसी राज्य के विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा, जो नॉट मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए 90 विधानसभा की सीट है ना, तो छत्तीसगढ़ में 90, तो 90 का 15% कितना हो रहा है? 13.5 हो रहा है।
तो 13.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मनुष्य तो आधा होगा ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 13 हो सकती है। क्लियर चीज है ये। तो नॉट मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नो, क्लियर चीज है ये। ठीक है। ये क्या होना, ये विधान सभा का, ये मंत्री परिषद का आकार है, मंत्री परिषद का क्या है? आकार है। क्लियर चीज है ये। ठीक। अब देखते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल किससे बना है? राज्य की जो विधायिका है वो किससे मिलकर बनी होती है? देखिए, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं? हम प्रथम सदन करते हैं विधानसभा को, और काउंसिल को क्या बोलते हैं? हम द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है। काउंसिल जो है सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है। तो किन राज्यों में है? तो हम यूपी में है, बिहार में है, ठीक है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, एपी में है, और तेलंगाना में है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 स्टेट्स में जो है विधान परिषदें हैं। कितने स्टेट्स में है यह विधान परिषद? के राज्यों में जो है विधान परिषदें हैं। ठीक है। तो विधान परिषद, जो विधानमंडल किससे बना है? वह गवर्नर से मिलकर बना है, विधानसभा से मिलकर बना है, और विधान परिषदों से मिलकर बना है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां वह किससे मिलकर बना है? राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना है। क्लियर चीज है ये। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये हम विधानमंडल, जब राज्य का विधानमंडल किससे मिलकर बना है? 1 2 3। ठीक है। जहाँ पे 3 नहीं है, वहां पे 1+2 से मिलकर बनेगा। और जिन राज्यों में है, तो यहाँ पर 1 2 + 3 तीनों से मिलकर बना। क्लियर चीज है ये। आपको समझ में आ रहा है? तो ये ठीक है। तो हम विधानसभा को देखते हैं। तो विधानसभा प्रत्येक राज्य में क्या होगा? प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगा। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है। ठीक है। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानसभा होगा। और कुछ राज्यों में भी, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में भी क्या है? विधानसभा। इसके संदर्भ में विशेष उपबंध कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में क्या है? पार्लियामेंट किया जा सकता, कर सकता है। अभी कहाँ है? दिल्ली और पुडुचेरी में है। फिर चीजें, इसका कार्यकाल कितना है? देखिए, विधानसभा का जो टेन्योर होगा 5 वर्ष होगा। ठीक है। विधानसभा में जो लोग चुने जाते हैं, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं इनको? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना हो रहा है? 5 साल हो रहा है। तो एमएलए बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो एमएलए बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। ठीक है। ये जो कितना होना चाहिए? 24। बाकी सब वही है, दिवालिया, पागल या मंद बुद्धि का नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य नहीं ठहराया हो जाना चाहिए। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें, बातें हैं, लेकिन जो मुख्य है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए। वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्य का विधानसभा का मेंबर बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। तो राज्य की विधानसभा का जब चुनाव होता है, और जो मेंबर बनते हैं, वो किसके माध्यम से बनते हैं? यहाँ पर क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव कैसी हो रही है? प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। मतलब जनता ही क्या करती है? चुन कर भेजती है। क्लियर चीजें। तो जनता किसको चुनकर जनता जो है एमएलए को चुनकर भेजती है। और एमएलए कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। क्लियर चीजें। और विधानसभा, क्लियर चीजें। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया अधिकतम 500 से ज्यादा, किसी भी राज्यों के विधान सभाओं में अधिकतम संख्या 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम जो है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। विधानसभा या विधान परिषदों की जो सीटें हैं, उनकी संख्या का निर्धारण जो है पॉपुलेशन बेस्ड होता है। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर विधानसभा या विधान परिषदों की सीटों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप चीजों को याद रखें। ठीक है। और किसी भी हालत में क्या होना चाहिए? 500 से अधिक होना नहीं होना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में यह 60 से कम नहीं। ठीक है। तो मिनिमम 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम 50 500 से अधिक नहीं। ठीक है। लेकिन जो कम वाला है वो अपवाद है। सिक्किम अपवाद है। ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा अपवाद है। वहाँ 40 सीटें हैं। सिक्किम में तो सबसे कम 32 सीट है विधानसभा में। इसके कुछ क्या हैं?
ये अपवाद है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो है यहाँ से जरूर आते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य रहा हुआ, कौन सा राज्य है जहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है। क्लियर चीजें, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मतलब नॉट मोर देन 500 और नॉट लेस देन 60 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सेप्शनल कहाँ है? सिक्किम 32 सीट्स हैं। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गोवा में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। क्लियर चीज है ये। 4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विधानसभा के संदर्भ में हो गया। अब देखते हैं विधान परिषदों की हम बात करते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, कैसा होता है इनका? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये चीजें। अब विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 169 में इसके गठन की बात करती है। तो संसद क्या कर सकती है? संसद के साधारण बहुमत के आधार पर क्या मतलब कोई, अगर मान लीजिए विधान परिषद का गठन करना है, तो विधान परिषद का गठन करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो विधान परिषद का गठन किया जाना है। सुनिए चीजों को। अगर किसी राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाना है, तो क्या होगा? उस राज्य की, सुनिएगा इस चीजों को अच्छे से, उस राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव लाएगी कि उसके राज्य में क्या करना है? विधान परिषद का गठन किया जाना है। और वो प्रस्ताव जो है, वह उस राज्य के उस राज्य के विधानसभा द्वारा बहुमत और 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3, सिंपल 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो पारित कर देने के बाद क्या हो जाएगा? वह राज्यपाल के पास चला जाएगा। और राज्यपाल क्या करेगा? पारित कर दिया जाता है तो पार्लियामेंट, तो संसद साधारण बहुमत से पारित कर उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। अनिवार्य नहीं है, कर सकती है। क्लियर है? कर सकती है। मतलब राज्यों में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है। तो सृजन करने का जो प्रस्ताव होगा, समाप्ति करने का जो प्रस्ताव होगा, कौन लाएगा? उस राज्य की विधानसभा द्वारा लाया जाएगा। अगर विधानसभा जो है उसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया है, तो उस पर क्या कर सकती है कि मतलब पार्लियामेंट उस पर विचार कर सकता है, और समाप्त भी कर सकता है और सृजित भी कर सकता है, वो पार्लियामेंट को दे रहा है। तो सृजित और समाप्त करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। लेकिन इसका इनिशिएशन कहाँ से होगा, इसका आरंभ कहाँ से होगा? उस राज्य की विधानसभाओं से होगा। विधानसभा जो है 2/3 मेजोरिटी से ऐसा बिल पास कर दिया है, तो क्या कर सकती है? सांसद उस पर विचार कर सकती है, और सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है? ये बिल पारित कर उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन कर सकती है। क्लियर चीजें समझ में आ गया? उस राज्य में क्या आ सकते हैं? राज्य में विधान परिषद का सृजन करने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का। लेकिन जो है इनिशिएट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रारंभिक इनिशिएशन जो है वह स्टेट्स के द्वारा किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से। क्लियर चीजें। तो विधान परिषद एक बार बन जाता है। विधान परिषद क्या है? यह एक स्थायी सदन, ठीक है। विधान परिषद क्या है? एक स्थायी सदन है। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम जो है उस राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं। ये क्लियर चीज है ये, ठीक है। न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम नॉट मोर देन 1/3 सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम संख्या, और न्यूनतम 40 नहीं से कम नहीं होनी चाहिए। ये मेंबर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें ये, ठीक है। विधान परिषद क्या है? एक परमानेंट बॉडी है ना। यह एक बार बनता है तो उसको समाप्त करने पर ही हट सकता है, ठीक है। मतलब ये एक बार बन गया, जब तक ये पार्लियामेंट ने इसको समाप्त नहीं किया है, तब तक यह बना रहेगा, ठीक है। इसकी योग्यता के कौन व्यक्ति विधान परिषद का विधान, इसको हम विधान परिषद बोलते हैं, विधान परिषद को बोलते हैं मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या बोलते हैं इसको? काउंसिल बोलते हैं।
और इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमएलसी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी कहलाते हैं। क्लियर चीज है ये। एमएलसी जो है जस्ट इक्विवेलेंट टू एमएलए होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, दोनों समान है। यहाँ पे काउंसिल का सदस्य है तो क्या कहा जा रहा है, यह एमएलसी कहला रहा है। ठीक है, तो एमएलसी बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब वहां पे विधानसभा में क्या था, एज 25 साल था, तो यहाँ पे एज क्या है, यहाँ पर एज जो है 30 साल है। एज क्या है यहाँ पर, 30 साल का एज का बाउंडेशन रखा गया है। क्लियर चीज है ये। और और कैसा होता है यहाँ पर जो चुनाव होता है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष मत होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। क्लियर चीज है ये। तो जितने भी सदस्य संख्या है उसका 5/6 जो सदस्यों का चुनाव जो है कैसा हो रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। बाकी 1/6 सदस्यों का जो चुनाव है नहीं होता, ये राज्यपाल द्वारा क्या होता है, मनोनयन किया जाता है। मतलब 5/6 का क्या हो रहा है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। और बाकी 1/6 मेंबर को क्या करता है, नॉमिनेटेड बाई द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, नॉमिनेटेड बाई गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्य के गवर्नर के द्वारा उसकी क्या हो रही है, नामांकित किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा 5/6 सदस्य जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तो उसमें एक फार्मूला बना हुआ है। तो फार्मूला के आधार पर देखते हैं कैसे 5/6 में से मतलब 1/3 सदस्य जो है, मतलब जितने भी विधान परिषद के जितने भी सदस्य हैं, उनका 1/3 सदस्य जो हैं वो कहाँ से आएंगे, राज्य के विधायकों के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, राज्य के विधायकों के द्वारा, जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाएगा। 1/3 सदस्य का चुनाव जो है वह स्थानीय निकायों के, जो नगर निगम और नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। स्थानीय निकायों के सदस्य जो हैं वह चुनते हैं, इसको बोलते हैं ना पार्षद। स्थानीय निकायों के सदस्यों के द्वारा जो है 1/3 लोगों का चुनाव किया जाएगा। 1/12 जो है वह स्नातक छात्रों के द्वारा किया जाएगा, जिनको स्नातक ये 3 वर्ष का हो गया है, तो ऐसे छात्रों के द्वारा उस राज्य के कॉलेज में जो पढ़े हुए थे, रजिस्टर्ड थे, ऐसे छात्रों के द्वारा 1/12 सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। फिर 1/12 सदस्य जो हैं वह वहाँ के अध्यापकों द्वारा मतलब टीचर्स द्वारा किया जाएगा। वह टीचर कैसा होना चाहिए, मिडिल स्कूल के ऊपर के होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वह, मिडिल स्कूल के ऊपर के शिक्षकों के द्वारा 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये मतलब जो विधानसभा के जो सदस्यों का चुनाव है, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, वो क्या होगा, 1/3 सदस्य कहाँ से आएंगे, राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य स्थानीय निकायों के द्वारा माध्यम से चुना जाएगा। 1/12 सदस्य जो है स्नातक छात्रों के द्वारा किया जाएगा। 1/12 लोगों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब टीचरों के द्वारा किया जाएगा। कैसे टीचर, जो मिडिल स्कूल के ऊपर के हों। ठीक है, और बचते जो 1/6 सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति क्या करता है, वह मनोनीत करता है, नॉमिनेटेड करता है। राष्ट्रपति क्या कर रहा है यहाँ पर, नॉमिनेटेड करता है। ठीक है, कौन सी कला से, विज्ञान से, साहित्य से, समाज से और सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों को क्या करता है, राज्यपाल क्या कर रहा है, यहाँ लोगों को नामांकित करता है, नामांकित करता है। क्लियर चीज है ये, समझ में आ गया है। तो राज्य के विधानसभा की संरचना जो है ऐसे बन रही है। क्लियर चीज है ये। ठीक, क्लियर चीज है। तो अब देखिएगा, जैसे हम विधानसभा के हमने पढ़ा, विधानसभा को पढ़ा हमने, इधर हमने विधान परिषद को पढ़ा। ठीक है, विधान परिषद को हमने पढ़ा। ठीक है, तो विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, इन सबको हम पढ़े। ठीक है, तो कुछ चीजें हम बात करें तो विधानसभा का मतलब क्या होता है, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, और एक उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिप्टी स्पीकर कहते हैं। इसी प्रकार विधान परिषद जहाँ पे है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सभापति होता है, और दूसरा क्या होता है, उपसभापति, पति होता है। क्लियर चीज़ है, बातों को ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। इसी प्रकार सभापति और उपसभापति का चुनाव जो है वह विधान
परिषद के सदस्यों के द्वारा ही होता है, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये। तो विधानसभा में क्या होते हैं, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इस प्रकार विधान परिषद में क्या हो रहा है, सभापति और उप सभापति हो रहे हैं। सभापति और उप सभापति का चुनाव कौन हो रहा है, विधान परिषद के सदस्य ही करते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव कौन करता है, विधानसभा के ही करते हैं। ठीक है। स्पीकर और विधान परिषद और विधानसभा के जो सभापति, यहाँ के जो स्पीकर है, उनका वही कार्य है जो लोकसभा और राज्यसभा में सभापतियों का या अध्यक्ष का होता था। मतलब सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, इसका स्थगन करते हैं। क्लियर चीज है ये। सदन की कार्यवाही को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है। और किसी से संसद सदस्य को बोलने के लिए कह सकते हैं, किसी संसद सदस्य को बोलने से मना कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, विधानसभा में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष को है। परिषद में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसको है, विधान परिषद के अध्यक्ष सभापति को, उपसभापति। क्लियर चीजें ये। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वह विधानसभा के सदस्य होते हैं। सभापति उपसभापति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब वह विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। जिस दिन विधान परिषद के सदस्य नहीं रहते हैं तो क्या होते हैं, वह अपने पद से हट जाते हैं। वैसे विधानसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद से हट जाते हैं। समय से पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का क्या तरीका है, जो विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से 14 दिन की पूर्व सूचना देकर क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा प्रस्ताव लाते हैं, अगर वह सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, साधारण बहुमत से वह पारित हो जाता है, तो अपने पद से हट जाएगा। ठीक है। विधान परिषद के सभापति उपसभापति को भी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा एक 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है। और वो प्रस्ताव जो है सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, मेजोरिटी से पास हो जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, वो अपने पद से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को क्या कर सकते हैं, अपना त्याग पत्र देकर पद को से हट सकते हैं। क्लियर चीजें ये। तो ये जो है विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में कुछ बातें हो गई। बाकी सभी कार्य वही हैं जो स्पीकर के कार्य होते हैं। क्लियर चीजें ये। कोई भी सदस्य विधायक है, उसकी सदस्यता कैसी होगी या नहीं रहेगी, वो उपस्थित है या अनुपस्थित है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विधायक है, वो भी अपने पद से हटना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसको देगा, अगर वो विधानसभा से है तो अपना अध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा, विधानसभा सदस्य के अध्यक्ष को देगा। अगर विधान परिषद का एमएलसी है तो अपना इस्तीफा किसको देगा, वह विधान परिषद के सदस्यों को देता है। क्लियर चीज है ये। तो ये जो है विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में कुछ नियम है, इसको देखिएगा। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के संदर्भ में आपको बताया। क्लियर चीज है ये। इनके वही कार्य हैं जो लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सभापति और राज्यसभा के सभापति और डिप्टी चेयरपर्सन का था। क्लियर है। राज्यसभा से थोड़ा सा ये डिफरेंस है क्योंकि इनके सभापति उपसभापति दोनों कहाँ से आ रहे हैं, मेंबर किसके होते हैं, विधान परिषद के होते हैं। जबकि राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, वो पदेन सभापति होता है। कौन, भारत का उपराष्ट्रपति। क्लियर चीज है ये। तो डिफरेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा का सभापति उपसभापति। ठीक है। कोई व्यक्ति एमएलए है विधानसभा के तो अपना रिजिग्नेशन किसको देगा, विधानसभा का अध्यक्ष को देगा। अगर एमएलसी विधान परिषद का है तो अपना इस्तीफा किसको देगा, सभापति को देगा। क्लियर चीजें। इस प्रकार सभापति उपसभापति को अपना इस्तीफा दे सकता है, उपसभापति सभापति को अपना इस्तीफा देकर पद से छोड़ देगा, और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना पद इस्तीफा देकर पद को रिक्त कर सकता है। क्लियर चीजें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे मान ला विधानसभा विधान परिषद का सदस्य है, तो कैसे अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब लगातार वह 60 दिनों तक अगर सदन की किसी प्रकार की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है तो उसको क्या कर सकता है, सभापति या अध्यक्ष क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है। ठीक है। और फिर है, और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अगर न्यायालय उसको दोषी तक करार कर देता है तो भी क्या हो जाता है, वो अपने पद को रिक्त कर देता है। क्लियर चीजें। तो डिस्क्वालिफिकेशन तय करने का अधिकार किसको है, विधानसभा के अध्यक्ष को है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को है।
क्लियर चीज है ये। और डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं दल बदल नियम के तहत, अगर अगर कोई व्यक्ति दल बदल नियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर चीज है ये। तो डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। या नहीं होता है, अगर खुद का त्याग पत्र देना चाहता है तो क्या कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन जिस हाउस का है उस हाउस के सभापति या अध्यक्ष को देकर क्या कर सकता है, पद को खाली कर सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं विधानमंडल का कार्य क्या है। तो विधानमंडल का जो प्रमुख कार्य है, क्या है, कानून का निर्माण करना है। राज्य के संदर्भ में क्या होता है, कानून का जो विधायिका का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, कार्य का निर्माण करना है, मतलब कानून का निर्माण करना है। तो कानून के निर्माण करने के लिए क्या होते हैं, बिल लाया जाता है। क्या लाया जाता है, बिल लाया जाता है। क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पर जो है बिल लाया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी राज्य में केवल विधानसभा है, अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा है तो वह बिल विधानसभा में लाया जाएगा और वहां से पारित हो जाता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, सिग्नेचर कर देगा और ये क्या बन जाएगा, यह कानून बन जाएगा। अगर किसी राज्य में मान लीजिए दोनों हाउस है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, सभा भी है और परिषद भी है, तो बिल जो है कहाँ लाएगा, दोनों हाउस में से जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, वह राज्यपाल के पास जाएगा। फिर राज्यपाल के थ्रू होने के बाद क्या बनेगा, वह कानून बनेगा। क्लियर चीज है ये। तीन चीजों को देखिएगा, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है, विधान बनाना, कानून बनाने का निर्माण है। और और जो है कानून बनाने के लिए क्या जाता है, बिल लाया जाता है। और बिल जो है यहाँ पर देखिएगा तीन प्रकार के हैं, साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और धन विधेयक होता है। क्लियर चीज है ये। तो बिल के किस प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। ठीक है। देखिएगा, वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में देखिएगा, यह राज्यपाल की पूर्वानुमति से यह पहले जो है कहाँ आएगा, विधानसभा में ही स्थापित होगा। विधानसभा में ही यह पहले स्थापित होगा। क्लियर चीजें। जबकि साधारण विधेयक कहीं भी स्थापित, किसी भी हाउस में स्थापित हो सकता, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में स्थापित हो सकता है, पहले दोनों सदनों में से किसी भी सदन में स्थापित हो सकता है, किसी भी सदन में स्थापित हो सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक, इसको समझिए चीजों को। ठीक है। तो बिल कितने प्रकार के हो रहे हैं, तीन प्रकार के हो रहे हैं, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक। विधायिका मतलब विधानमंडल का कार्य क्या है, राज्य के संदर्भ में कानून का निर्माण करना है। कानून बनाने के लिए क्या लाता है, वह बिल लाता है। और बिल के प्रकृति के अनुसार बिल जो है सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक है। क्लियर चीजें। तो हम धन धन विधेयक के संदर्भ में पहले हम प्रक्रिया देख रहे हैं। कोई विधेयक धन विधेयक, राज्य के धन विधेयक के संदर्भ पर होता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, यह विधानसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई बिल क्या है, वह धन विधेयक है। और ऐसा वो कर देता है तो वो कहाँ चला, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो विधानसभा में ही क्या होगा, स्थापित होगा। ठीक है। कोई बिल धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन कर रहा है, विधानसभा का अध्यक्ष कर रहा है। और प्रस्तुत करने से पहले क्या है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। और यह बिल जो है सबसे पहले कहाँ आ रहा है, विधानसभा में स्थापित हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, विधानसभा में स्थापित होता है और विधानसभा इस बिल को पारित कर देती है। ठीक है। तो कहाँ बिल आ गया, विधान परिषद में बिल आ जाता है। तो ठीक है, एक हाउस है, ये पहला हाउस हो गया। या दूसरा हाउस देखिएगा, जब विधानसभा में क्या किया, बिल को लाया और विधानसभा ने क्या किया, इसको बिल को पारित कर दिया है। वह जब बिल पारित हो गया है तो कहाँ आ गया, यह पारित जो बिल है कहाँ आ रहा है, वह विधान परिषद में आ जाता है। और जब पारित बिल विधान से परिषद में आ रहा है तो विधान परिषद इस बिल पर तीन तरह से रिएक्ट कर सकती है। ये जो पहला रिएक्ट कर तरीका है, या दूसरा रिएक्ट या तीसरा है, तो क्या कर सकती है, हम देख रहे हैं किस संदर्भ में देख रहे हैं, हम मनी बिल के संदर्भ में देख रहे हैं, मनी बिल के संदर्भ में देख रहे हैं। क्लियर है। तो विधानसभा में से बिल पारित हो रहा है और वो विधान परिषद में आ रहा है, तो विधान परिषद, इस पर तीन विकल्प है। पहला क्या कर सकती है, विधान परिषद उसे पारित कर देता है तो बिल पारित माना जाएगा और राज्यपाल के सिग्नेचर से क्या बन जाएगा, वह एक्ट बन जाएगा। क्लियर चीज है ये। दूसरा क्या कर सकती है, विधान परिषद क्या कर रही है, उसे अस्वीकार कर देता है और क्या करता है, या 14 दिन तक उस पर कुछ नहीं करता,
तब भी क्या माना जाएगा, बिल पारित माना जाएगा। मतलब विधान परिषद को धन विधेयक के संदर्भ में मैक्सिमम 14 दिन तक उसे रोके रखने का अधिकार होगा, उससे ज्यादा अधिकार नहीं होगा। वह स्वतः पारित माना जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, वह गवर्नर के सिग्नेचर से क्या बन जाएगा, वह एक्ट बन जाएगा। तीसरा, विधान परिषद संशोधन की सिफारिश करती है और विधानसभा इस संशोधन की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सिफारिश को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, तब भी वह क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। क्लियर चीज है ये। मतलब धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद केवल 14 दिन तक ही किसी बिल को रोक सकता है। धन विधेयक के संदर्भ में उससे ज्यादा रोकने का अधिकार उसको नहीं है। पॉइंट बी नोटेड। तो विधायी विधानमंडल का क्या कार्य है, मतलब विधानमंडल का कार्य है कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए क्या लाया जाता है, बिल लाया जाता है। तो बिल की प्रकृति के आधार पर बिल कितने प्रकार के हो रहे हैं, 3 प्रकार के हो रहे हैं, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक हो रहे हैं। क्लियर है। हमने पहला जो प्रक्रिया देखा धन विधेयक के संदर्भ में देखा। धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है, राज्यपाल की सिफारिश पर सबसे पहले विधानसभा में क्या करते हैं, स्थापित किए जाते हैं। विधानसभा में मान लीजिए धन विधेयक स्थापित हो जा गया है और वहां से पारित कर दिया गया है और वो विधान परिषद में आता है, तो विधान परिषद उसको अगर पारित कर देता है तो पारित हो जाता है, ठीक है। दूसरा, विधानसभा उसको पारित नहीं करता है और 14 दिन तक रोक कर रख लेता है, तब भी वह स्वतः पारित माना जाएगा। विधान परिषद को सिफारिश भेजता है, यह सिफारिश विधान सभा में जाता है, सिफारिश मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, और उस बिल को क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। क्लियर चीज है ये। तो धन विधेयक के संदर्भ में हो गया। क्लियर है। अब वित्त विधेयक के संदर्भ में प्रक्रिया जो है, और देखिए वित्त विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर केवल इतना है कि साधारण विधेयक जो है सदन के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है पहले, ठीक है। लेकिन वित्त विधेयक जो है वह पहले कहाँ आएगा, केवल विधान सभा में ही आएगा। बाकी उसकी प्रक्रिया वैसी है जैसे साधारण विधेयक की है। क्लियर चीज है ये। वित्त विधेयक का के संदर्भ में साधारण विधेयक इस बात का भिन्न है कि वित्त विधेयक जो है केवल कहाँ स्थापित होगा, विधानसभा में स्थापित होगा, उसके बाद वह विधान परिषद में जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक दोनों विधेयक में दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। सपोज मान लीजिए, मैं अब देखिएगा हम एक साथ ले रहे हैं यहाँ पे सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक को ले रहे हैं। तो सामान्य, अगर मान लीजिए सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को एक साथ ले रहे हैं, मान लीजिए वो कौन ला रहा है, विधानसभा में स्थापित हो रहा है पहले, तो विधानसभा में किसी बिल को लाया जा रहा है, ठीक है। वो वित्त बिल भी हो सकता है और साधारण विधेयक भी हो रहा है, उसको हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। मान लीजिए विधानसभा में स्थापित हो रहा है और वह विधानसभा से पारित कर दिया जाता है, और विधानसभा से पारित होने के बाद कहाँ चला जाता है, यह विधान परिषद में चला जाता है। कहाँ चला जा रहा है, विधान परिषद में चला जाता है। तो विधान परिषद के पास 4 विकल्प हैं, क्या कर सकता है। पहला विकल्प देखिएगा, पारित कर देता है तो विधेयक क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। मतलब पावर गवर्नर के साइन से क्या बन जाएगा, यह कानून बन जाएगा। दूसरा, अस्वीकार कर देता है, तो अस्वीकार कर देता है तो क्या हो गया, अस्वीकार कर देता है तो विधानसभा में वापस चला जा रहा है, विधानसभा में विधेयक आ जाता है, विधानसभा क्या करता है, फिर से उसको विधान परिषद में भेज देता है। और विधान परिषद अगर 1 महीने तक उसको रोक लेता है तो यह स्वतः पारित माना जाएगा, स्वतः पारित माना जाएगा। अगर उसे अस्वीकार कर देता है तो बिल कहाँ चला जाएगा, विधानसभा में आ जाएगा। अब विधानसभा फिर से उसको विधान परिषद में भेजता है और उसको 1 महीना तक विधान परिषद उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करता है, रोक कर रख लेता है, तो विधेयक क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। क्लियर चीज है ये। दूसरा, अगर 3 महीने का समय बीत जाता है और उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है कौन, विधान परिषद, तो यह पारित माना जाएगा, ठीक है। तो क्या माना जाएगा, यह पारित माना जाएगा। संशोधन की सिफारिश करता है विधान परिषद और विधानसभा उस संशोधन की सिफारिश को मान लेता है तो विधेयक पारित हो जाता है। अगर संशोधन की सिफारिश करता है और संशोधन की सिफारिश को विधान परिषद अस्वीकार कर देता है या नहीं मानता है, पुनः वह विधान परिषद में विधेयक को भेज देता है, तो 1 महीना का समय बीत जाता है, तो वह स्वतः पारित माना जाएगा, विधेयक क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा।
क्लियर चीजें। तो एक आपको ये सब चीजों देखने से हमने जो चार कंडीशन देखा है यहाँ पर, कि अगर कोई बिल साधारण विधेयक है और वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक केवल लोग विधानसभा में आएगा, उसी संदर्भ में हम दोनों को देख रहे हैं। अगर कोई बिल जो आया विधान परिषद में, विधानसभा में स्टेब्लिश हुआ और वहां पारित हो गया और विधान परिषद में जाता है, तो विधान परिषद के पास चार विकल्प है। अगर वह पारित कर देता है तो पारित हो जाता है, अस्वीकार कर देता है तो बिल जो है पुनः विधानसभा में आ जाएगा। अब विधानसभा फिर से भेज देता है और मान लीजिए विधान परिषद ऊपर 1 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर पारित माना जाएगा। ठीक है। कोई बिल आया कहाँ, विधान परिषद में, और विधान परिषद उसको 3 महीने तक रोक लिया है, तो भी वो पारित माना जाएगा। चौथा, अगर विधान परिषद उसके संशोधन की सिफारिश करता है, तो संशोधन की सिफारिश अगर मान लेता है विधानसभा, तो पारित कर देता है। अगर नहीं मानता है, संशोधन की सिफारिश को नहीं मानता और विधान परिषद में बिल भेज देता है फिर से, अगर विधान परिषद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, 1 महीने तक रोक के रखता है, तो क्या माना जाएगा, वह पारित माना जाएगा। मतलब कोई भी बिल हो, विधान परिषद मैक्सिमम उसको 3 मंथ तक रोक कर रख सकता है। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा रुकने का उसको अधिकार नहीं है। क्लियर चीज है ये। आप ऐसे देख सकते हैं आप इसको। तो आपको लगेगा कि ये विधान परिषद का काम क्या है, मतलब बिल तो अंततः पारित ही हो रहा है, विधान परिषद का क्या कार्य है। तो नियम यही है। लेकिन देखेंगे आगे विधान परिषद का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये पहला हमने कंडीशन देखा, साधारण विधेयक के संदर्भ और वित्त विधेयक के संदर्भ, दोनों के संदर्भ में देखा कि विधानसभा में अगर कोई बिल स्थापित होता है और वहां पारित हो जाता है, तो विधान परिषद उस पर क्या कर सकती है। अब साधारण विधेयक के संदर्भ में देखते हैं कि अगर मान लीजिए बिल जो है वह विधान परिषद में स्थापित हो रहा है और वहां से पारित कर दिया जाता है, क्योंकि साधारण विधेयक का संदर्भ है ये। तो अगर साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर साधारण विधेयक जो है विधान परिषद में लाया जाता है, स्थापित होता है और वहां से पारित कर दिया जाता है, और उसके बाद कहाँ भेजा जाता है, वह विधानसभा में जब भेजा जाता है, उसके बाद कहाँ भेजा जा रहा है, यह विधानसभा में भेजा जा रहा है। तो विधानसभा इस पर क्या कर सकती है, देखते हैं। पहला, विधानसभा विधेयक को अगर पारित कर देती है तो विधेयक पारित माना जाएगा और गवर्नर के साइन से क्या बन जाएगा, यह एक्ट बन जाएगा। क्लियर चीजें। दूसरा विकल्प देख रहे हैं हम, अगर विधानसभा विधेयक को अस्वीकार कर देती है, पारित नहीं करती है, तो विधेयक जो है वही समाप्त हो जाएगा, मतलब कानून नहीं बनेगा। मतलब कोई बिल अगर विधान परिषद लाती है तो विधानसभा उसको स्वीकृति जरूरी है। अगर उसकी स्वीकृति विधान परिषद नहीं देता है, तो वह बिल क्या हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, बिल क्या हो जाएगा, यह वहीं समाप्त हो जाएगा। तो आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, तो विधान परिषद का फिर जरूरत क्यों है, तो उसको संदर्भ में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो विधान परिषद की उपयोगिता क्या है, तो देखिएगा। विधानसभा जल्दी से विधान बनने पर रोक लगा सकता है। मैक्सिमम उसको क्या कर सकता है, 3 से 4 महीनों के लिए क्या कर सकता है, उसको रोक कर रख सकता है, रोक कर रख सकता है। मतलब किसी कानून को तुरंत बनने से क्या कर सकता है, यह रोक सकता है। ठीक है। यहाँ बड़ों एल्डर्स को सदन की तरह कार्य करते हैं, इस प्रकार विधानसभा के लिए परामर्श का कार्य कर सकता है ये। कुछ अच्छे व्यक्ति जिन्हें देश के प्रशासन का अनुभव है परंतु प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते, तो विधान परिषद में निर्वाचन या मनोनयन के द्वारा अपना जो है क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। क्लियर है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंस किसका है, विधान परिषद का इम्पोर्टेंस है। आप जब भी उत्तर देंगे मेंस की परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंस जरूर लिखेंगे, उसका महत्व को जरूर बताएंगे। यह महत्व जो है आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये विधान परिषद की क्या है, महत्व की बात की जा रही है। क्लियर चीजें। ठीक है, तो ये विधान परिषद की क्या है, उपयोगिता है। तो आज के संदर्भ में आपने देखा, क्लास के संदर्भ में आपने देखा कि हम राज्यपाल के संदर्भ में देखे, राज्यपाल राज्य की विधायिका का देखा हमने, कार्यपालिका देखा, विधायिका देखा, मंत्रिपरिषद देखा। ठीक है, कानून कैसे निर्माण होता है उस संदर्भ में आपने क्लास को किया। और आप लोग क्लास को करते रहिए। आगे इन क्लास के संदर्भ में आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगा, और आगे जो है हम राज्य की जो न्यायपालिका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मेरा कोड UGM10 है, इसके साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, एडमिशन लीजिए, आपको 10% का फायदा मिलेगा। और मैं इसी प्लेटफॉर्म से एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।